स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तबीयत खराब होने के कारण आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए खेद है। आज कुछ तबीयत ठीक लग रही है, इसलिए फिर से आपको क्लास को उपलब्ध कराने के लिए मैं आ गया हूँ। तो चलिए, हम लोगों ने फैराडे के पहले नियम को देखा, द्वितीय नियम को देखा, उससे संबंधित सवाल को जाना। हमने व्याख्या के बारे में बताया था। संयोग से दोनों नियमों की व्याख्या नहीं हो पाई थी। आज हम उन दोनों नियमों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंज के नियम की व्याख्या हमने कहा था, पहले उसके बारे में जानेंगे। यानी द्वितीय नियम की व्याख्या कि सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण लेंज का द्वितीय नियम, मतलब लेंज का जो नियम है या फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो यही तो है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। याद कीजिए, मैंने एक टॉपिक उस दिन छोटा सा बताया था कि अगर किसी कुंडली में अगर जो है धारा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम जान लेंगे कि वो किसकी तरह व्यवहार करता है। उसके सामने का जो सिरा है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और अगर किसी परिनालिका में जो है या कुंडली में धारा दक्षिणावर्त दिशा में होगा या क्लॉकवाइज जिसे हम कहते हैं, तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा। अब हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे, उसी के आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे हम उस लेंज के नियम को जानेंगे। समझना है, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। तो देखिए, हमने एक फैराडे का जो नियम था, फैराडे का जो प्रयोग था, उसमें उन्होंने क्या किया था, नॉर्थ पोल को लाया। किसके समीप लाया उन्होंने, कुंडली के समीप या परिनालिका जिसे भी हो, या आप ये क्या है, परिनालिका है। और यहाँ पर जो इसमें जो विक्षेप हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि इसमें देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें धारा की जो दिशा होगी वो इधर से जाएगी। तो ये धारा की दिशा ऐसे होगी तो ऐसे 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 ऐसे, यानी कौन सा वाइज ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। धारा, इसमें धारा की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉक होगा जो होगी। तो जो सामने का सिरा होगा इसका, ये उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। फिर से सुनिए, फैराडे ने देखा कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इसके समीप लाया जाता है तो कुंडली में जो विक्षेप होता है या उसमें प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो किस तरह से होती है, किस दिशा में होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, बामावर्त दिशा में होती है। और आपको ये बताया जा चुका है कि यदि किसी कुंडली में या परिनालिका में सामने से देखने पर उसमें बहने वाली धारा किस दिशा में हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उसमें वो सामने का जो सिरा होगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर आपको ये फिर से बताया गया था कि जब ये दूर ले जाया जाता है, इसी नाव पोल को जब क्या किया जाता है, दूर ले जाया जाता है, तो फिर से इस कुंडली में क्या होता है या परिनालिका में क्या होता है, विक्षेप होता है। इसमें विक्षेप होता है, लेकिन अब की बार जो विक्षेप होता है वो विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। यानी अब की बार इसमें जो धारा जाएगी वो इस तरफ से जाएगी। और ये कैसी दिशा में हो गया, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा वाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, यानी दक्षिणावर्त हो गया। कैसा हो गया, दक्षिणावर्त हो गया। तो दक्षिणावर्त जब हो गया तो इसका मतलब है कि सामने की सिरा किसकी तरह व्यवहार करेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर आपको बताया गया इसी प्रकार से जब कुंडली के समीप परिनालिका के समीप अगर किसको लाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव को लाया जाता है, तो फिर से इसमें जो विक्षेप होता है वो इसी तरह से होता है। इसका मतलब है कि इसमें जो विक्षेप हो रहा है, इसमें जो धारा बह रही है, देखिए इस विक्षेप यहाँ पर ऐसे हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। यानी इसमें जो बहने वाली धारा है, जब साउथ पोल को समीप लाया जाता है
तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो किस दिशा में है, दक्षिणावर्त दिशा में है। इसका मतलब है कि ये सामने का जो सिरा है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि अगर किसी धारावाही कुंडली या प्रणालिका में, यदि किसी धारावाही कुंडली या प्रणालिका में बहने वाली धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो तो सामने का सिरा किसकी तरह व्यवहार करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर एक प्रणालिका है, इसके में बहने वाली धारा दक्षिणावर्त दिशा में है, इसलिए इसके सामने का सिरा किसकी तरह व्यवहार करेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब फिर जो लास्ट प्रैक्टिकल उन्होंने किया था उसमें कहा था, आपको बताया भी जा चुका है कि इसको अब दक्षिणी ध्रुव को जो है चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को क्या किया जा रहा है, दूर ले जा रहा है। तो ये जो परिनालिका है इसमें जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, इसमें विक्षेप किस तरह से हो रहा है ये बताया जा चुका है। तो जब ये विक्षेप इस तरह हो रहा है यानी ये परिस्थिति आ चुकी है, यानी इसमें बहने वाली जो धारा है, प्रेरित धारा है, उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और जब एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो इसमें ये किसकी तरह व्यवहार, सामने का सिरा किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो क्या देखा आपने कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के समीप लाया जाता है तो इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा इस प्रकार की होती है कि सामने का सिरा किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। जब परिनालिका चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका से दूर ले जाया जाता है तो परिनालिका में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा ऐसी होती है कि इसके सामने का सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। फिर यहाँ पर आपको बताया गया कि जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को परिनालिका के समीप लाया जाता है तो इसमें बहने वाली उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की जो दिशा है वो इस प्रकार की होती है कि सामने का जो सिरा है वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर फिर जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाया जाता है तो इसमें बहने वाली उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि सामने वाला ध्रुव, जो सामने वाला सिरा है वो उत्तरी ध्रुव का की तरह व्यवहार करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इतनी व्याख्या आपको बताई जा रही है। जब आएगा कि लेंज के नियम की व्याख्या कीजिए तो ये सारी बातें हमको लिखनी पड़ेंगी जो आपको मैंने अभी तक बताई हैं। लेकिन इसके आगे और क्या बताना है उसको समझिए। देखिए, मैंने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब समझाया तो उसमें बताया कि जब चुंबकीय प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना तभी होती है जब चुंबक को परिनालिका के समीप या परिनालिका को चुंबक के समीप ले जाते हैं, गति कराते हैं, दोनों को गति कराएं या एक ही को गति कराएं, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो प्रेरित धारा, यहाँ पर प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि चुंबक का उत्तरी ध्रुव इस ओर आ रहा है, लेकिन प्रेरित धारा, इसमें प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न हो रही है कि इसका सामने का सिरा किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्तरी ध्रुव के तरह व्यवहार करता है। तो ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव हो गया, ये परिनालिका का उत्तरी ध्रुव है, दोनों चुंबक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देंगे। यानी जब ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसके समीप आ रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार है कि सामने का सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, अर्थात वो चुंबक के आने का क्या करता है, विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई जब ये भी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये भी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा तो ये इसके आने का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जबकि अगर ये आएगा नहीं तो इसमें धारा नहीं उत्पन्न होगी, तो इसके आने के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन इसमें जो इसका जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, यानी ये इसके आने का क्या करता है, विरोध करता है। तो लेंज के नियम का पालन हो गया कि नहीं हो गया।
लेंज का नियम यही तो है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती। प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इस परिनालिका में प्रेरित धारा उत्पन्न क्यों हो रही है? क्योंकि इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव इधर आ रहा है, लेकिन प्रेरित धारा इस प्रकार बह रही है कि इसके सामने का सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात उसके आने का क्या करने लगा? विरोध कर रहा है। तो हो गया कि नहीं हो गया? आने के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन वही प्रेरित धारा उसके आने का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। दूसरे कंडीशन में देखिए, यहां पर प्रेरित धारा कब क्यों उत्पन्न हो रही है? प्रेरित धारा इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूर जा रहा है, और अब इसमें प्रेरित धारा की दिशा ऐसी है कि यह किसकी तरह व्यवहार करता है? दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो ये दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो ये इसको क्या करना चाहेगा? आकर्षित करना चाहेगा, अर्थात इसके जाने का विरोध करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? भाई ये दक्षिणी ध्रुव है और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, तो ये इसको क्या करना चाहेगा? अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा। आप जानते हैं विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो क्या हो गया? प्रेरित धारा की दिशा इसमें ऐसी है जिसके कारण ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, अर्थात इसके जाने का क्या करता है? विरोध करता है। फिर वही बात हो गई कि नहीं होगी? इसमें प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि इसका उत्तरी ध्रुव दूर जा रहा है, लेकिन प्रेरित धारा की दिशा कैसी है कि वो उसके जाने का क्या कर रहा है? विरोध करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। एक बात यहाँ पर भी होगी, जब दक्षिणी ध्रुव को हम समीप लाते हैं तो क्या होता है? इसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि सामने का सिरा किसकी तरह व्यवहार करता है? दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, अर्थात उसके आने का विरोध करता है। इसके यानी दक्षिणी ध्रुव के आने का क्या करता है? विरोध करता है। जबकि वो उसी कारण प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न हो रही है? इस दक्षिणी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास आने के कारण ही उत्पन्न होती है। इसी तरह से चौथा पार्ट भी हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो क्या देखा आपने? इस पूरे चारों प्रयोग से आपने क्या सीखा कि सदैव वो उस कारण का, प्रेरित धारा का की दिशा सदैव ऐसी होती है कि सदैव वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। अगर दक्षिणी ध्रुव पास आ रहा है तो उसके आने का विरोध, उत्तरी ध्रुव पास आ रहा है तो उसके आने का विरोध करती है। उत्तरी ध्रुव इधर हो जाता है। अगर उत्तरी ध्रुव दूर जा रहा है तो उसके दूर जाने का विरोध करती है। किस तरह से? यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न होकर बनकर। अगर दक्षिणी ध्रुव पास आ रहा है तो क्या हो रहा है? सामने की सिरा किसकी तरह व्यवहार करता है? दक्षिण ध्रुव की तरह, यानी उसके आने का विरोध करती है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपसे कोई लेंज के नियम की व्याख्या पूछेगा तो आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? मुझे लगता है लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसको लिखवाने में बहुत समय लग जाएगा। समझ में आ गया होगा? आप इन चारों चित्रों को बना करके उनके बारे में लिख देंगे कि जब उत्तरी ध्रुव को समीप लाते हैं तो सामने का सिरा उत्तरी ध्रुव का तरह व्यवहार करता है, यानी उसके आने का विरोध करता है। ऐसे चारों के बारे में लिख देंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे कि इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फैराडे के द्वितीय नियम का यानी लेंज के नियम की व्याख्या हो चुकी है। अब हम लोग जानेंगे कि फैराडे के पहले नियम की व्याख्या, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ी हम लोग व्यवहारिक बातें कर लेते हैं, जान लेते हैं, फिर आगे बढ़। तो चलिए जानते हैं कि वो व्यवहारिक बात क्या है, उसको समझते हैं, फिर आगे।
तो देखिए कि मान लीजिए अगर ये टार्च है, सपोज कीजिए एक टार्च में हो, इससे रोशनी निकल रही है, चारों रोशनी निकल रही है, और यहां पर एक छिद्र है, फिर समझिए एक छिद्र है, यहां पर एक छेद है, होल है, और एक टार्च यहां पर, वो ध्यान समझिएगा। और इस टार्च को मैंने जला दिया तो इससे चारों रोशनी जाएगी, पहले कुछ रोशनी इस छिद्र में से होकर भी आगे निकल जाए। क्लियर हो गया? ये टार्च को जला दिया हमने, रोशनी जा रही है, कुछ रोशनी यहां से भी जा रही है, कुछ लाइट यहां से भी जा रही है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस टार्च को, ये टार्च मैं यहां पर ले आया, तो अब यहां से फिर से रोशनी जाएगी, टार्च वही है, सेल वही है, रोशनी भी वही है, लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं, आराम से बताइएगा, आराम से बताइएगा, व्यवहारिक बात है कि टार्च वही है, दोनों टार्च वही है, सेल भी वही है, सेल पे मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, होल भी वही है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से अगर टार्च यहाँ से यहाँ पर है तो इसमें से ज़्यादा रोशनी जाएगी, ज़्यादा लाइट जाएगी इस होल में से, या यहाँ से ज़्यादा जाएगी? निश्चित रूप से व्यवहारिक बात है कि यहाँ से इसमें लाइट अधिक जाएगी, क्योंकि वो पास हो जाएगा। जैसे जैसे हम टार्च को होल के पास लाएंगे, होल से गुजरने वाली टार्च की लाइट में कोई परिवर्तन, मेरी बात को फिर से सुनिएगा, टार्च की लाइट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितनी लाइट यहाँ टार्च की थी उतनी ही लाइट यहाँ भी टार्च की है, लेकिन इस होल से गुजरने वाली लाइट पहले क्या होगी? कम होगी, और बाद में क्या हो गई? ज़्यादा होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे जैसे हम टार्च को होल के समीप लाएंगे क्या होगा? वैसे वैसे होल से गुजरने वाली, छिद्र से गुजरने वाली लाइट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जबकि इसके इस टार्च की लाइट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बस वही बात यहाँ पर देखना बेटा, आराम से समझिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये क्या है, ये परिनालिका है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? विक्षेपमापी लगा हुआ। और जब हम चुंबक को क्या करते हैं? पास लाते हैं, इसके पास लाते हैं, तो क्या होता है? इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बहुत आराम समझिएगा। तो जब मान लीजिए ये क्या है, ये इस चुंबक को देखिए और इसके फ्रंट पार्ट को देखिए, इसका फ्रंट पार्ट हो गया एक तरह से ये, मान लिया आपने, और यहाँ पर क्या हो गया? ये चुंबक हो गया। अब यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं ऐसे ऐसे, ये क्या होंगी? इसमें से भी कुछ गुजरेंगी, इस कुंडली के से भी गुजरेंगी, नहीं गुजरेंगी? लेकिन जब चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल, लेकिन जब इस चुंबक को मैं और इसके समीप लाऊंगा तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक होंगी कि नहीं होंगी? जैसे टार्च वाली बात बताएगी कि वैसे यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है? पहले ये दूर था तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम थी, अब इसको पास ले आए तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई? अधिक होंगी। जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को चुंबक को कुंडली के परिनालिका के, इसको हम पूरी को परिनालिका बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं? कुंडली। तो जैसे जैसे चुंबक को क्या कर रहे हैं हम लोग? कुंडली के समीप ला रहे हैं, क्या हो रहा है?
इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदल रही है, परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही, बढ़ रही है कि नहीं हो रही है। और अगर वापस ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या इससे गुजरने वाली क्या होगी, घट रही है कि नहीं घट रही है। यानी पास लाने पर भी परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, और इससे दूर ले जाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है, इससे स्पष्ट है कि इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो आपने क्या सीखा, आपने जाना कि जब, ये स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया। आप लिखेंगे कि जब हम चुंबक को क्या करते हैं, कुंडली या परिनालिका के समीप लाते हैं, या चुंबक या कुंडली या परिनालिका से क्या ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में कुंडली या परिनालिका से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब पास लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। एक कमी होती है या वृद्धि होती है, लेकिन परिवर्तन तो दोनों ही परिस्थितियों में हो रहा है। बात समझ आ गई ना। परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि वृद्धि हो, परिवर्तन का मतलब घटे या बढ़े। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पास ले जाने पर, चुंबक को पास ले जाने पर या चुंबक को दूर ले जाने पर, तो दोनों ही परिस्थितियों में कुंडली या परिनालिका से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और यही तो फैराडे का नियम है, यही तो फैराडे का पहला नियम है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फैराडे के पहले नियम की व्याख्या आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि जब हम किसी कुंडली या परिनालिका के समीप किसी चुंबक को के किसी ध्रुव को क्या करते हैं, लाते हैं, तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसका अर्थ है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जो फैराडे की नियम की क्या करता है, पहले नियम की क्या करता है, व्याख्या करता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिय बच्चों, आज हम लोगों ने फैराडे के पहले नियम की व्याख्या और फैराडे के दूसरे नियम की व्याख्या बता दी है। लिख लेंगे, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग सीखेंगे, जानेंगे आगे नए टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग लिख लेंगे। जितनी बातें मैंने बोली हैं उसी को लिख लेना व्यवहारिक भाषा में, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, जो ज़रूरत होता है उसको मैं खुद लिखवा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। एक समान, अगला टॉपिक जो है वो हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी कि कोई चालक है, वो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। इसे आप प्रेरित विद्युत वाहक बल के नाम से भी जान सकते हो, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उसे जान सकते हो। तो उस पर हम लोगों को चर्चा करनी है, उसको जानना है। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोगों को चालक के बारे में एक बात फिर से याद रखनी पड़ेगी कि चालक क्या है। चालक क्या है, आपको जानना है कि चालक वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है। तो
आप जानते हैं। और वो चालक क्या होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालक में अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं जब तक कि चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर न उत्पन्न हो जाए। तो आइए हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो लंबवत क्रॉस, ये चित्र बता रहा है कि जो चुंबक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, अभिलंबवत अंदर की ओर है। और एक चालक क्षण है जिसकी जो है, ये चालक क्षण मैंने ले लिया है, इसका नाम मैंने लिख दिया है मान लीजिए जे के, जे और ये के, इसके सिरों का, इसके सिरे कौन कौन है, जे के है। और ये जो चुंबकीय, ये जो कण है, ये जो क्षण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो है इधर v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो आपको ये जानना है, समझ लेना है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जाननी है कि ये क्या हो गया, ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है, यहाँ पर निकालना है। ये जो क्रॉस दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दिशा में कार्य कर रहा है, उसकी दिशा अंदर की ओर है। एक चालक क्षण है जिसका नाम क्या है, जे के है। और ये चालक क्षण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक चालक क्षण जे के है, चुंबकीय, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस अंदर की ओर, इसकी दिशा अंदर की ओर है लंबवत। ये क्या है, चालक क्षण जे के है। और ये v वेग से क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या कर रहा है, गति कर रहा है। फिर से मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ कि माना कोई चालक क्षण, कोई चालक क्षण जे के है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, इसकी लंबाई स्मॉल एल है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में v वेग से गति कर रहा है। v वेग से गति कर रहा है। क्लियर होगा, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। हमने आपको क्या बताया कि चालक के भीतर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि चालक वही होता है जिसके भीतर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गया होगा, चालक के भीतर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको बताया गया है, आपने लॉरेंज बल के बारे में जाना है। आपने जाना है कि जब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज के नाम पर लॉरेंज बल कहा जाता है। और आपको ये भी बताया गया था वहाँ पर कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो उस पर जो लगने वाला बल F होगा वो किसके बराबर होगा, QV के बराबर होगा। जहाँ आपको ये बताया गया था कि Q उस कण का आवेश है, V उस कण की गति है और B चुंबकीय क्षेत्र है। ये लगने वाला बल लॉरेंज बल है। और ये लॉरेंज बल कब होगा, जब कण
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। तो इसका मतलब है कि बहुत ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को, तभी समझ में आएगा, नहीं दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये चालक क्षण जेके है, और ये भी मैंने बताया था, फिर से ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा। और उस लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी, ये अंगुली है इसे क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, तर्जनी। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, मध्यमा जो बीच वाली अंगुली होगी उसे क्या बोलेंगे, मध्यमा बोलते हैं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, मध्यमा किसकी दिशा को बताए, कण के गति की दिशा को बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, अंगूठा कण पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ये बताया जा चुका है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करना है तो लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करना है तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमको बताया गया है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और मध्यमा कण के गति की दिशा को बताए, तो अंगूठा कण पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो दिशा होगी वो किसी धन आवेशित कण के लिए होगी, लेकिन अगर वो ऋण आवेश, वो जो कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, अगर वो धन आवेशित कण ना हो करके ऋण आवेशित कण होगा तो उसकी दिशा किधर होगी, धन आवेशित कण पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होगी। ये भी आपको बताया गया था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान लें कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, चालक में एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऋण आवेशित है, कण किधर गति कर रहा है, इस तरफ, चालक किधर गति कर रहा है, इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन भी किधर गति करेगा, इसके साथ ही जाएगा। क्लियर? तो अब ये आवेशित कण है कि नहीं है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गति कर रहा है कि नहीं है, कर रहा है। इसलिए इस आवेशित कण पर यानी इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या कार्य करेगा, बल कार्य करेगा, और जिस बल को आप क्या कहते हो, लॉरेंज बल कहते हो। तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, अगर यहाँ से हम देखें तो F बराबर किसके होगा, Q है आवेश, और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर का आवेश हम E से दिखाते हैं, तो हमने लिख दिया E, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितने वेग से गति कर रहा है, V, तो यहाँ पर V हो जाएगा, और यह हो गया B। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, FM भी लिख सकते हैं। M लिखने का यहाँ पर केवल इतना ही मकसद है कि दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है, इसलिए आपको दोनों यहाँ पर FM लिख दिया गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इस पर ये तो बल हो गया, ये बल का क्या हो गया, परिमाण हो गया। लेकिन आपको बताया गया है कि बल एक सदिश राशि है, और जब भी हम किसी सदिश राशि की चर्चा करते हैं, उसके परिमाण और उसकी दिशा दोनों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान कितना आ गया है, EV आ चुका है, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो थोड़ा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं, और हम धनावेशित कण के लिए चर्चा करें। तो देखिए क्रॉस ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है, और कण किधर गति कर रहा है, दाईं ओर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दाईं ओर गति कर रहा है। तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो गया बेटा कि नहीं हो गया, और ये मध्यमा किधर हो गया, कण के गति की दिशा में हो गया, चालक की दिशा में हो गया कि नहीं हो गया, या कण की दिशा, चाहे इलेक्ट्रॉन की दिशा के गति की दिशा कहें और चाहे चालक क्षण के गति की दिशा कहें। तो इस पर लगने वाला बल किधर होगा, ऊपर की ओर। किस पर लगने वाला, धन आवेशित कण पर लगने वाला बल किधर होगा, ऊपर की ओर होगा।
इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल किधर होगा, नीचे की ओर होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल किधर होगा, नीचे की ओर होगा। इस चालक क्षण में जो धन आवेश होगा उस पर लगने वाला बल किधर होगा, ऊपर की ओर, और ऋण आवेशित कण पर यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला बल क्या होगा, किधर होगा, नीचे की ओर होगा। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं वो किधर आना शुरू हो जाएंगे, इधर। यानी जो इलेक्ट्रॉन जे की ओर हैं वो इलेक्ट्रॉन किधर आने शुरू हो जाएंगे, जे से किधर आने शुरू हो जाएंगे, के की ओर आने शुरू हो जाएंगे। क्यों आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन पर एक बल कार्य कर रहा है। उस बल का मान नाम क्या है, लॉरेंज बल, और उसका मान कितना है, EV है। और ये जो धन आवेश होगा, आराम समझिएगा, जो धन आवेश होगा, अब आपके मन में चर्चा होगी कि सर यहाँ धन आवेश कैसे होगा। प्रिय बच्चों, आपको ये बताया जा चुका है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस जो है परमाणु से निकलेगा वो परमाणु धनावेशित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको ये जानना है कि चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और धनावेशित आयन भी होते हैं। क्यों, क्योंकि जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या होगा, धनावेशित होगा। बस फर्क क्या होता है, वो मूव नहीं करता, वो गति नहीं करता है। चालक में गति करने वाला कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अगर मैं ऋण आवेश की बात करूं तो ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर धन आवेश की चर्चा कर रहा हूँ और यहाँ पर ऋण आवेश की चर्चा कर रहा हूँ, जिसे मैं इलेक्ट्रॉन भी कह सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला जो बल होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, Fm लिख सकते हैं। और इस धनावेश पर जो बल लगेगा Fm, वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर कार्य करेगा। मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल नीचे की ओर है, इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर थे, इस चालक के ऊपरी सिरे पर थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगते हैं, नीचे की ओर जाने लगते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इस चालक के जे सिरे पर धन आवेशों की संख्या अधिक हो जाएगी और यहाँ पर क्या अधिक हो जाएगा, ऋण आवेशों की संख्या अधिक हो जाएगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ आ जाते हैं। तो क्या देखा आपने कि चालक के जे सिरे के पास धनावेशों की संख्या अधिक हो गई, चालक के सिरे के पास ऋण आवेशों की संख्या अधिक हो गई। इसका अर्थ है कि इसके सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो फिर से एक बल कार्य करना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब किसी आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है और उस बल का मान है F बराबर Q/E। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आवेश कितना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की चर्चा करता हूँ तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, इसका आवेश E होगा, और इस विद्युत क्षेत्र अगर मैं E मान रहा हूँ तो लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, E होगा, और इसे मैं Fe से प्रदर्शित कर सकता हूँ। और प्रिय बच्चों, यहाँ पर अगर धन आवेश, अलग से समझिए, अगर यहाँ पर धन आवेश अधिक हो गए और यहाँ पर ऋण आवेश अधिक हो गए तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो धन से ऋण की ओर होगी, अर्थात जे से के की ओर होगी। और आपको ये बताया जा चुका है कि ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, और धन आवेश पर जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। अर्थात इस धनावेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी जे से, ये जे मान लीजिए, ये सिरा अगर जे है, ये सिरा अगर के है, तो विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा, जे से के की ओर होगा। इसलिए विद्युत बल की जो धन आवेश पर जो विद्युत बल होगा वो किस दिशा से किस दिशा में कार्य करेगा, जे से
के दिशा में कार्य करेगा, यानी यहाँ पर विद्युत बल किधर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये ऋण आवेश है, और ऋण आवेश पर जो विद्युत बल काम करता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ है, जैसे के की ओर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर से किधर होगी, के से जे की ओर होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऋण आवेश पर जो बल लग रहा है वो जो है इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, विद्युतीय बल Fe लग रहा है, वो किधर से किधर लग रहा है, के से जे की ओर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। क्या देखा आपने कि एक इलेक्ट्रॉन पर दो बल लग रहे हैं, एक विद्युत बल चुंबकीय बल जिसे हम लॉरेंज बल बोल सकते हैं, जिसका मान किसके बराबर है, EV के बराबर है। ये बल क्यों लग रहा है, क्योंकि चालक क्षण गति कर रहा है। दूसरा बल कौन लग रहा है, विद्युतीय बल, जिसका मान कैपिटल E के बराबर है। ये बल क्यों लग रहा है, क्योंकि चालक क्षण के सिरों के बीच एक तरफ क्या उत्पन्न हो गया, धनावेशों की अधिकता हो गई है, एक तरफ ऋणावेशों की अधिकता हो गई, इसलिए इस पर इसके सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो गया है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऋण आवेशित है, इस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की बल की विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, अर्थात के से जे की ओर होगा, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर होगा, अर्थात यहाँ पर नीचे से ऊपर होगा। यानी एक ही इलेक्ट्रॉन पर कितने बल काम कर रहे हैं, दो बल काम कर रहे हैं। पहला चुंबकीय बल Fm और दूसरा विद्युत बल Fe। और इससे ये स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे के तक जाने जैसे के तक तब तक जाते रहेंगे जब तक कि इन पर लगने वाला बल क्या हो, परिणामी बल क्या हो, शून्य ना हो। यानी जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही बल जब किधर लगेगा, नीचे लगेगा, तभी तो जब परिणामी बल जो है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गति करना बंद कर देगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ आई बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कब गति करना बंद करेगा, जब दोनों बलों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात Fe बराबर किसके हो जाएगा, Fm के बराबर हो जाएगा। तो Fe की वैल्यू कितनी है बेटा, E है, और Fm की वैल्यू कितनी है, EV है। तो यहाँ से स्मॉल ई से स्मॉल ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E बराबर किसके हो जाएगा, V इंटू बी के हो जाएगा। ये हो गया E बराबर V इंटू बी, अर्थात चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है, चालक के सिरों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वो E बराबर किसके हो जाएगा, V इंटू बी के हो जाएगा। और आपको ये बताया जा चुका है कि जो है विभवांतर V बराबर किसके होता है, विभवांतर V बराबर E इंटू डी होता है। विभवांतर V बराबर किसके होता है, E इंटू डी होता है। तो E यहाँ पर V बराबर किसके हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी आ चुकी है, VV आ चुकी है, और V आ चुकी है, और D क्या है, इनके सिरों के बीच की दूरी जो चालक क्षण की लंबाई के बराबर है, और चालक क्षण की लंबाई कितनी है, L है। तो ये हो गया V बराबर हो गया VVL। यही विभवांतर ही प्रेरित विद्युत वाहक बल है। यानी चालक के सिरों के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किसके बराबर होगा, BVL के बराबर होगा। जहाँ पर B क्या है, सॉरी गलत लिख दिया हमने, स्मॉल लिखना, यहाँ पर कैपिटल लिखिए। चलिए यहाँ पर V क्या है, कण का वेग, चालक का वेग है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और L क्या है, चालक क्षण की लंबाई है। तो इस तरह से आज बहुत लंबा क्लास आपका रहा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जो बातें मैंने बीच में छोड़ी हैं, जो मैंने बोला है उसी बात को इनके बीच में आपको लिख देना है, और उसके बाद ये लाइन आपको लिख देनी है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।